हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे द टेल ऑफ बिश्नोईज, जो आपकी 10th क्लास की गोल्डन रेस बुक्स का चैप्टर है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसको जब पढ़ाऊंगी तो पहले मैं एक पैराग्राफ कंप्लीट रीड करूंगी, उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग्स बताऊंगी और फिर उसका पूरे पैराग्राफ का अर्थ मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। Today, Marwad is a treeless waste of sand and rocks. The only growing things are thorny shrubs, a few tufts of short, rough grass, and an occasional stunted bear or babool tree. But incredibly, you can, even in this desert, come across the odd village with groups of well known khejdi trees. This cousin of the babool is the kalpvriksha, the tree that fulfills all wishes. A full-grown camel can enjoy a midday siesta in its shade. Its foliage nourishes goat, sheep, cattle, and camel. Its pod can be made into a delicious curry, and its thorns guard the farmer's fields against marauding animals. तो देखिए, अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसमें क्या बताया है कि जो आज के टाइम पर जो मारवाड़ है वो एकदम बंजर भूमि की तरह हो गया है। बंजर भूमि किस चीज़ की हो गई है? रेत और पत्थरों की बंजर भूमि की तरह वो दिखाई देता है। वहाँ पर खाली जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो है कांटेदार झाड़ियाँ और छोटे छोटे जो सूखी घास के गुच्छे, और यदा कदा कभी कभी वहाँ पे छोटे छोटे बबूल के पेड़ मिलते हैं, क्योंकि बड़े होने ही नहीं देते जानवर। और एक अविश्वसनीय तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा तो आपको मरुस्थल डेजर्ट दिखाई देगा जो चारों तरफ फैला हुआ है। और इस पूरे मरुस्थल में आपको एक ऐसी जगह दिखाई देगी जहाँ पर आपको पेड़ों के झुंड दिखाई देंगे जो एकदम ऐसे चौंका देने वाले हैं। और वो किस चीज़ के झुंड हैं? वो खेजड़ी के पेड़ के झुंड है। और जो बबूल है वो कल्प वृक्ष का कज़न माना जाता है। क्यों? क्योंकि बबूल भी कल्प वृक्ष की तरह ही जो है वो इंसान की इच्छाएं जो है उनकी पूर्ति करता है। कहने का मतलब है वो पूरी तरह से आदमी के काम आता है। और यहाँ पर दोपहर में जैसे ऊँट जो है वो अपनी दोपहर की जो नींद है वो इन जो पेड़, बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनके नीचे आके कहते हैं ना झपकी लेता है दोपहर में, वो वहाँ पे पूरी कर लेता है। उसके नीचे वो आराम से बैठता है। और यहाँ तक कि जो इनकी पत्तियाँ होती हैं वो जानवरों के खाने के काम आती हैं, जैसे बकरी है, भेड़ है, मवेशी हैं, ऊँट हैं। और पॉड्स मतलब होता है फलियाँ, और इसकी जो फलियाँ होती हैं उनसे बहुत ही शानदार करी यानी सब्जी बनाई जाती है। और इसके जो कांटे होते हैं पेड़ के वो भी कम नहीं है, वो भी जानवर जो इन फार्मर होता है उसके जो खेत होते हैं उसके चारों तरफ जो बाड़ बोला जाता है जिसको, वो बनाने के लिए, यानी खेतों को आवारा जानवर उसके अंदर एंटर नहीं करें उससे बचाने के लिए उसकी चारों तरफ से कवरिंग की जाती है, बाड़ बनाई जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन कौन से हैं और उनके मीनिंग्स क्या है। तो टुडे मारवाड़ इज़ ए ट्रीलेस वेस्ट, ट्रीलेस यानी बिल्कुल बंजर भूमि, ऑफ सैंड एंड रॉक्स, पत्थर और मिट्टी का, यानी वहाँ पे एक तो चट्टानें रह गई हैं और खाली रेत रह गई है। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी श्रब्स, थॉर्नी मतलब कांटेदार, और श्रब्स यानी झाड़ियाँ। टफ्ट्स का मतलब होता है गुच्छेदार, जैसे जो रफ घास यानी सूखी घास के गुच्छे ही रह गए यहाँ पे। एंड ओकेशनल का मतलब होता है यदा कदा। स्टंटेड यानी छोटे छोटे। बेर और बबूल ट्री वो यहाँ पर छोटे छोटे ही रह गए हैं। इनक्रेडिबली का मतलब होता है अविश्वसनीय तरीके से। यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ऑड विलेज यानी एकदम विषम तरह का विलेज आपको इस एरिया में देखने को मिलेगा, विथ ग्रुप्स ऑफ वेल नोन खेजड़ी ट्रीज। ग्रुप्स का मतलब होता है पेड़ों का झुंड है जहाँ पर उस जगह पे। और दिस कज़न ऑफ बबूल इज़ द कल्प वृक्ष, और इसका नाम है, इस कल्प वृक्ष इन पेड़ों को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ हैं ये आदमी की सारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं।
और यहाँ पर दोपहर में जो ऊँट है वो मिड डे सेस्टा, सेस्टा का मतलब होता है दोपहर की जो नींद होती है, जब वो थक हार के थोड़ी देर झपकी लेता है ना, उसको बोलते हैं। इन इट्स शेड इट्स फॉइलेज, फॉइलेज यानी जो उसकी पत्तियां हैं, नरिशस यानी नरिशस का मतलब होता है पेट भरना। पेट भरती हैं किसका? जानवरों का, जैसे बकरी है, भेड़ है, कैटल यानी मवेशी हैं, ऊँट हैं। और इसकी जो फलियां, पॉड्स यानी फलियां, फलियां जो है वो हमारे सब्जी बहुत ही टेस्टी डिलीशियस स्वादिष्ट सब्जी बनाने के काम में आती है। और इसके जो कांटेदार जो कांटे होते हैं इसके पेड़ के, वो फार्मर्स को उनके खेतों को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। किन से? मैरोडिंग एनिमल्स, जो इधर उधर आवारा जो जानवर घूम रहे होते हैं उनसे बचाने के काम में आती है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए। Once upon a time, the desert of Marwar had not yet conquered the vast territory over which it holds sway today. Even though the climate was the same as it is today, the land was covered by thousands upon thousands of khejri trees, and there was plenty of bear, kher, and sangri. Their plains were home to thousands of antelopes, blackbuck, chinkara, and nilgai, and on this bounty lived the tribal bheels. आगे जो लेखक है वो हमें ये बताता है कि एक ऐसा ज़माना था जब ये जो मारवाड़ का जो आज का जो आप रेगिस्तान देख रहे हो, हैड नॉट येट कॉन्कर्ड द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स टुडे, कि ये जो आप आज के टाइम पर जो रेगिस्तान देख रहे हो, फैला हुआ बड़ा रेगिस्तान इस क्षेत्र में, ये पहले ऐसा नहीं था। डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, और टेरिटरी मतलब है क्षेत्र, कि इस क्षेत्र में। और ये देखिए आप यहाँ पे होल्ड्स अवे, होल्ड्स टुडे, होल्ड्स टुडे मतलब यहाँ पर कोई किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। जब इस जगह पर किसी ने कोई कब्जा नहीं किया था, उस समय की बात हम कर रहे हैं, तब यहाँ की स्थितियाँ थोड़ी डिफरेंट थी। इवन जहाँ माना जाता है कि उस समय का जो क्लाइमेट था, यानी यहाँ का जो वातावरण था, वो आज जैसा वातावरण है वैसा ही था। लेकिन उस ज़माने में यहाँ पे हज़ारों की संख्या में खेजड़ी के पेड़ हुआ करते थे, चारों तरफ से घिरा हुआ था खेजड़ी, और बहुत अधिक संख्या में बेर, खेर, सांगरी ये सारे पेड़ जो हैं वो इस एरिया में, इस इलाके में लगते हैं। खूब लबालब था ये। दीज प्लेन्स पर होम टू थाउजेंड, और यहाँ पर बहुत सारे हज़ारों की संख्या में एंटीलोप्स, एंटीलोप्स मतलब होता है बारहसिंगा, ब्लैकबक यानी कृष्ण मृग, चिंकारा एंड नीलगाय यानी यहाँ पे हिरन, काला हिरन और बारहसिंगा, ये सब खूब मात्रा में मिलते थे। ऑन दिस बाउंटी लिव द ट्राइबल भील्स, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो प्रचुर मात्रा में, बाउंटी यानी प्रचुर मात्रा में रहने वाले कौन थे? यहाँ के जो निवासी थे वो भील जनजाति के निवासी थे, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहा करते थे। आगे देखिए। अबाउट 3000 years ago, hordes of cattle keepers began to pour into from India, from West and Central Asia. Some of them spread into Marwar. The Bhils resisted their encroachment, but the invaders had horses and superior weapons and pretty soon took care of the Bhils. In any case, the land appeared boundless and the Bhils retreated a little towards the Aravlis. The population of Marwar was on the increase. अब आगे हम ये देखते हैं कि 3000 साल पहले यहाँ पे कैसे शुरू हुआ ये सब होना, उसके बारे में देखते हैं। कि अब हम देखते हैं कि 3000 साल पहले जब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो बाहर से जो आने वाले लोग थे, मवेशियों को रखने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया। वो अपने खूब सारे जानवरों को लेके हमारे इस एरिया में आ गए, और होर्ड्स ऑफ कैटल यानी झुंड के झुंड, वो जानवरों के झुंडों को साथ में लेके आए। और वो कहाँ से आए थे? वो मध्य एशिया से और पश्चिमी भारत से इस एरिया में, इस इलाके में आ गए, और मारवाड़ में आके चारों तरफ फैल गए। स्प्रेड यानी फैलना। और जो भील, जो यहाँ की जो मेन जनजाति थी, उन लोगों ने इनका प्रतिरोध किया। रेजिस्टेड यानी प्रतिरोध करना, कि आप यहाँ पे कब्जा मत करो। मतलब उनको ये समझ में आ गया कि जब इतने सारे लोग और इतने सारे जानवरों को लेके आ गए तो ज़बरदस्ती घुसने वाली बात होगी। इन्वेडर्स यानी बाहर से आने वाले वो लोग थे।
लेकिन उन्होंने भीलों की कुछ भी नहीं चलनी दी, क्योंकि उनके पास घोड़े थे और सुपीरियर वेपन्स थे, यानी उनके पास बहुत ही अच्छी किस्म के हथियार थे और घोड़े वगैरह थे। तो उस चक्कर में जो भील जनजाति थी वो उनके सामने कमज़ोर पड़ गई और बहुत ही जल्दी उन्होंने उस एरिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। And in any case, land appeared boundless and the Bhils resisted little towards the Aravallis। और जब ऐसा हुआ तो वो सीमाओं में बंधने के कारण उनको क्या हुआ कि उन भीलों को उन्होंने धकेल दिया अरावली की तरफ, और वो आधे से ज़्यादा भील जो है वो अरावली की तरफ प्रस्थान कर गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज, और धीरे धीरे वहाँ की जो मारवाड़ की जनसंख्या थी वो बढ़ने लग गई। अब जनसंख्या कोई भी जगह की बढ़ती है तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ों में कमी आने लग जाती है। But as the centuries passed, the large herds of cattle began to affect the vegetation. The seedling and saplings were grazed down and had little chance to grow. Invaders and the tribal Bhils found less and less to sustain themselves. Finally, the 13th century AD saw the final conquest of the Bhils by the Rathors of Kannauj. The Rajputs now ruled the whole of the Marwad. अब क्या हुआ कि ये सब होने के साथ साथ एक दूसरी चीज़ ये हुई कि वहाँ पर जो ये जो मवेशी लेके आए थे अपने साथ में, जो बाहर से आने वाले जो लोग थे मध्य एशिया से, तो उन्होंने क्या किया, वो जानवरों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई तो वो जानवर जो थे वो पत्तियाँ भी खाते थे, और वहाँ पर धीरे धीरे वेजिटेशन की कमी होने लगी कि वहाँ पे जो वनस्पति थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे पौधे होते थे और या अंकुरित होते थे बीज सीडलिंग्स, यानी छोटा सा बीच में से जो हल्का सा पौधा निकलता है, यहाँ तक कि उसको भी खा जाते थे, और जो थोड़े बहुत बड़े होते थे सैपलिंग, थोड़ा सा बड़ा होता है जो पौधा, उसको भी वो लोग खा जाते थे। तो इस तरह से क्या है, नए जो पौधे थे वो उनको उगने का मौका ही नहीं मिलता था, हैड लिटिल चांस टू ग्रो। और ये जो बाहरी लोग आए हुए थे इन्होंने क्या करा, जो ट्राइबल भील्स जो थे वहाँ के, वो वहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए और वो वहाँ से आधे से ज़्यादा दूसरी तरफ चले गए। और फिर बाकी की रही सही कसर क्या हुआ कि आखिर 13th सेंचुरी AD में, यानी 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में क्या हुआ कि फाइनल कंक्वेस्ट ऑफ द भील्स बाय द राठौर्स ऑफ कन्नौज, की जो राठौर थे, कन्नौज के जो राठौर थे, उन्होंने क्या किया, भीलों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और अब इस जगह पे मारवाड़ पे राजपूतों का शासन शुरू हो गया। राजपूत अब इस एरिया में मारवाड़ में शासन करने लग गए। उसके बाद में चलते हैं आगे। इन द ईयर 1451 AD, ड्यूरिंग द राइन ऑफ राव जोधाजी, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज born in the village of Pipasar. His father was the headman Thakur Lohat and his mother was Hansa Devi. The boy was called Jambaji. As a little boy, he was given the task of looking after his father's large herds of cattle and sheep. It was great fun to take the animals out grazing, lie in the shade of a khejri tree and watch the herds of black buck. अब क्या हुआ कि 1451 AD में जब यहाँ पर राज था राव जोधा जी का, जब राव जोधा जी का राइन यानी शासन जब चल रहा था, उस समय क्या हो गया कि यहाँ के जो ये राव जोधा जी थे, ये बहुत ही बहादुर राजा थे, राठौड़ किंग्स थे, बहुत अच्छे, बहुत बहादुर राजा थे। उस समय एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण, चाइल्ड यानी बच्चा, एक असाधारण बच्चे ने जन्म लिया। कहाँ पे जन्म लिया इस बच्चे ने जन्म लिया पीपासर नाम के गांव में। उसके पिताजी जो थे वो गांव के मुखिया थे और उनका नाम था ठाकुर लोहट और उनकी मदर का नाम था हंसा देवी। और उस बच्चे का नाम था, द बॉय वॉज कॉल्ड जम्बाजी, और यहाँ इस बच्चे को जम्बाजी नाम दिया गया, उसका नाम जम्बाजी था। तो ये जो छोटा सा बच्चा था उसको क्या जिम्मेदारी दी कि जो पिताजी के जो बड़ी सी जो झुंड था मवेशियों का, जो कैटल्स और शीप का जो झुंड था, उसको चराने का, उसकी देखभाल करने का उसको जिम्मा दिया गया। अब ये बच्चा इतना मस्त रहता था कि उसको बहुत मज़ा आता था। इट वॉज़ ग्रेट फन कि वो उन जानवरों को चरते हुए जब देखता था तो उनकी खूबसूरती देखता रहता था, और उनको देख के, ग्रेसिंग मतलब होता है चढ़ना, जब वो चरते थे जानवर तो उनको देख देख के उनकी खूबसूरती से उसको बहुत मज़ा आता था। फ़न करना यानी उसको बहुत मस्ती करता था वो।
लाई इन द शेड, और फिर वो क्या करता था, सो जाता था, लेट जाता था खिजड़ी के पेड़ों के नीचे, और इन छोटे छोटे जो जानवर थे उसमें जैसे हिरन भी थे, उन सब के झुंडों को देखता था, उनकी बाहरी खूबसूरती को देख के बहुत ही उसको वो रोमांचित होता था। जम्भाजी वॉज फैसिनेटेड बाय दी लीथ ग्रेस, कि उनको जब वो उनको देखता था तो आकर्षित होता था। फैसिनेटेड यानी आकर्षित होना, और लीथ ग्रेस में यानी जो ब्यूटी थी, बिना किसी डर के, बिना वो उन ब्यूटी को देखता था ऑफ दिस हैंडसम एंटीलोप, और उनको देख के वो इतना रोमांचित होता था, उसको इतना मज़ा आता था। एंड थॉट दैट देयर वॉज नो साइट मोर एंथ्रेलिंग देन अ फाइट बिटवीन टू वेल नोन स्टैग्स, और उनको सबसे बढ़िया चीज़ ये लगती थी कि जब वो बारहसिंगा और ये जो हिरन है, इनकी जो आपस में, हिरनों की आपस में जो ये लड़ाई होती थी, उनको देख देख के उसका एंटरटेनमेंट होता था, और वो वहाँ पर बहुत ही मस्ती से उन चीज़ों को देखा करता था। तो इस तरह से उनका जो बचपन था वो बीत रहा था। एंथ्रेलिंग का मतलब होता है रोमांचित होना। तो स्टैग्स और एंटीलोप्स, बारहसिंगा और मृगों को देखकर वो बड़ा मस्ती करता था। व्हेन जम्बाजी वॉज 25 years old, a greater disaster overtook the whole Rhine. The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether. The worst sufferers were the cattle. In the first year of drought, they could eat the bajra straw stored in the houses. The second year was very bad. There was not a blade of grass left standing anywhere. People hacked at any tree they could find and fed the animals on the leaves, but even so, there was not enough browse for all the hungry animals, and the drought continued for 8 consecutive years. कि जब जम्बाजी 25 साल के थे तो एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर मतलब होता है आपदा, एक बहुत बड़ी आपदा आ गई जिसने ओवरटुक द होल राइन, उसने क्या किया, पूरे क्षेत्र को ही प्रभावित कर दिया, और बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी बरसात नहीं हुई, और इस तरह से धीरे धीरे सीज हो गई, बरसात होना बिल्कुल बंद हो गई थी, और वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो बुरी तरह से पीड़ित हुए। और सबसे ज़्यादा पीड़ित होने वालों में कौन थे, वहाँ के जो जानवर थे, क्योंकि जानवरों की संख्या उस एरिया में बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो शुरू का जो पहला साल था, ड्रॉट मतलब होता है अकाल, और अकाल पड़ गया, बरसात नहीं होने के कारण सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, और वहाँ पे दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउसेस। उन्होंने क्या किया, पहले साल में जो उनके पास में बाजरे की जो फसल होती है, तो जो उसकी बाकी का जो पौधा होता है सूख जाता है, उससे एक भूसा बनाया जाता है स्टोर, तो उस भूसे को खिला के उन्होंने उन जानवरों को बचाया। इन द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, और अगला साल भी बहुत बुरा बीता, और ऐसे करके एक भी पत्ती नहीं बची पेड़ों के ऊपर, घास नहीं बचा कहीं पर भी खाने के लिए, और जो लोग थे वो काटने लग गए, हैक यानी काटने लग गए वहाँ के आसपास के पेड़ों को काटना। जब पत्तियाँ ख़त्म हो गई तो उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। अब वहाँ पर जब कोई भी तरह की पत्तियाँ नहीं बची, बिल्कुल भी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं बचा, हंगरी यानी भूखे भूखे जानवरों के लिए, तो ये जो अकाल था ये कंटिन्यू रहा। कितने दिनों तक ये अकाल कंटिन्यू रहा? पूरे कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, 8 सालों तक ये जो अकाल था ये चलता रहा। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉइलेज फ्रॉम ऑल द ट्रीज। लोगों ने आखिरी पत्ती तक, पेड़ों की आखिरी पत्ती तक को काम में ले लिया। अब पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ती नहीं बची थी, और धीरे धीरे वो जो पेड़ थे वो भी सूखने लग गए थे। व्हेन द स्टोर्ड ग्रेन वॉज, जब उनका जो स्टोर किया हुआ बचाया हुआ जो धान था वो भी जब ख़त्म होने लग गया, तो जो परेशान लोग थे, एग्जॉस्टेड पीपल थे, उन लोगों ने खेजड़ी की जो फलियां थी उनसे, और जो सुखाया हुआ बेर की जो सीड्स होती हैं, गुठलियाँ होती हैं, उनका सुखाया हुआ जो पाउडर होता है, उनको पीस के जो पाउडर बनाते हैं, उससे किसी तरह से गुजारा किया। और जब ये भी ख़त्म हो गया तो उन्होंने जो सांगरी ट्री था, यानी जो खिजड़ी ट्रीज थे, उनकी जो तना बच गया था उसको भी
तोड़कर उसका पाउडर बना के उसको कुक करके जैसे कैसे करके अपना जीवन यापन किया। और जब ये सब ख़त्म हो गया तो आखिर में उन्होंने काले हिरणों का भी शिकार करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वहाँ पे उन्होंने सारी अबंडन यानी त्याग दी कि अब कोई उम्मीद होप यानी उम्मीद ही नहीं है, तो हमें यहाँ से इस जगह को छोड़ के माइग्रेट कर जाना चाहिए, यानी यहाँ से दूसरी जगह चले जाना चाहिए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल पेरिश ऑन द वे। और रास्ते में जब वो वहाँ से पलायन, आधे से ज़्यादा लोग तो दूसरी जगह जाने लग गए और जो मवेशी थे वो भूख के मारे रास्ते में ही पेरिश यानी मर गए। और अब तक बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन। और पूरा का पूरा जो इधर का जो इलाका था, वो देश कहते थे उस समय, वो खाली हो गया। मारवाड़ देश बिल्कुल खाली होने लग गया। देयर वॉज नॉट अ ट्री साइड इन साइट ऑफ द माइल्स टुगेदर। नाउ अ सिंगल काउ और ब्लैक बग द ओनली पीपल टू होल्ड वर बिग लैंडलॉर्ड्स। यानी देखने को ये हुआ कि धीरे धीरे जो यहाँ के जो नॉर्मल आदमी थे वो भूखों मरने लगे, तो वो यहाँ से पलायन कर गए। जानवरों को भी ले गए, आधे पर्दे जानवर रास्ते में मर गए। कुछ लोग जो वहाँ पे रहने वाले थे बचे थे, वो ऐसे लोग थे जैसे जम्बा जी का परिवार था, जिनके पास खाने के लिए बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जम्बाजीज फादर विथ ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम। कि उनके पास में जो बचा हुआ बाजरा वगैरह था, क्योंकि वो थोड़े समृद्ध लोग थे, तो वो थोड़ा और टाइम वहाँ पे निकाल सकते थे। बस ऐसे ही लोग वहाँ पे बच गए। जम्बा जी वॉज मच इफेक्टेड बाय दिस ड्रॉप। लेकिन जम्बा जी के दिलो दिमाग पर इस अकाल का बहुत ही गहरा असर हुआ। जम्बा जी वॉज मच इफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। और इस अकाल का इतना भयंकर इफ़ेक्ट हुआ उनके दिमाग पर कि मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंड इन वेकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सॉ अराउंड। जो उन्होंने आसपास लोगों को पीड़ा में परेशान होते हुए देखा, उसके कारण उनको पूरी पूरी रात वेकफुलनेस यानी उनको नींद नहीं आती थी, जागृत अवस्था में वो रहते थे। द डाइंग कैटल, द स्टार्विंग चिल्ड्रन, दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34 ही हैड अ विजन। He saw a man intoxicated with his power, destroying the world around him. And he decided to change it all. If life was to flourish again in this desolate land, Jambaji saw that the man would have to live in different ways and according to different tenets and beliefs. Jambaji wanted the earth to be covered once again by the abundance of khejdi bear, kher and sangri trees. He wanted herds of blackbird buck to frolic again, and he wanted men to work for this. Jambaji knew the way to achieve this, and he began to broadcast his message in the year 1485. तो हम यहाँ देखते हैं कि जम्बाजी जो थे वो इस सूखे से बहुत ज़्यादा जब प्रभावित हुए, तो उनको जब बहुत दिनों तक नींद नहीं आई और उन्होंने मरते हुए जानवर, भूखे जानवर, बच्चों को देखा, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें उनको तंग करने लग गई। दिन रात उनको नींद नहीं आती थी और उसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा परेशान से रहने लग गए। फिर क्या हुआ कि जब उनकी उम्र 34 साल की हुई, जब वो 34 साल के थे, तब उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने क्या किया, ही सॉ अ मैन इंटॉक्सिकेटेड। उन्होंने देखा कि आदमी जो है वो मदहोश हो रखा है खाली अपनी ही पावर को बढ़ाने में, और आसपास की चीज़ों को उसने नष्ट कर दिया है। तो उनको लगा कि इन सब चीज़ों को बदलना होगा। ये सब चीज़ें जब तक बदलेंगी नहीं, तब तक जो यहाँ पे जीवन है वापस से फ्लरिश यानी फलेगा फूलेगा नहीं। और ये जो सूनापन है, सूखी ज़मीन है, इसको अगर हमें वापस से हरा भरा करना है तो हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, और उन्होंने सोचा कि इसके लिए हमें अलग अलग नए सिद्धांत और विश्वास और सिद्धांत शुरू करने पड़ेंगे, ताकि हम दोबारा से अपने इस एरिया को, इस क्षेत्र को हरा भरा कर सकें। वो चाहते थे कि पूरी धरती जो है वो खूब प्रचुर मात्रा में खेजड़ी, बेर और खेर सांगरी के पेड़ों से वापस भर जाए, और यहाँ पे वापस से जो काले हिरन हैं वो उछल कूद करें, चारों तरफ फैलें, मस्ती करें, दिखाई दें। और उसके लिए उन्होंने सोचा कि लोगों को अब इसके लिए काम करना पड़ेगा।
जंबाजी जानते थे कि इसको किस तरह से प्राप्त करना है, तो उन्होंने एक संदेश फैलाना, ब्रॉडकास्ट करना, मैसेज यानी संदेश, ब्रॉडकास्ट यानी फैलाना शुरू कर दिया। कब? 1485 में। 1485 में उन्होंने एक संदेश ब्रॉडकास्ट करना शुरू करा। क्या संदेश था वो संदेश ये था कि हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 टेनेंट्स। इट्स मेजर कमांडमेंट्स वर अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्रीज और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल्स। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि हमें 29 नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। इन टेनेंट्स मतलब होता है सिद्धांत। इन सिद्धांतों को अगर हम मानते हैं, फॉलो करना यानी अगर हम उसको मानते हैं, तो उसमें दो चीज़ें थी, दो निर्देश थे कि पहला तो हम प्रोहिबिट करेंगे, प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति कोई भी हरा पेड़ नहीं काटेगा और किसी भी जानवर को नहीं मारेगा। ये दो तो मेन चीज़ें थी। इसके जो 29 नियम बनाए गए उसमें ये तो सबसे पहली दो चीज़ें थी कि कोई भी व्यक्ति ना ही तो किसी जानवर को मारेगा और ना ही कोई पेड़ काटेगा। जंबाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वॉज ईगरली एक्सेप्टेड। अब ये जो मानवता का जो संदेश जंबाजी ने फैलाया, ये सबके द्वारा माना जाने लगा। जो लोगों को लगा कि जब वैसे ही हम लोग मर रहे हैं, चारों तरफ सूखा पड़ रहा है, और किसी व्यक्ति की सही बात कहने से, सही बात को मानने से अगर हमारे इस एरिया में वापस से वैसा ही हरा भरा अगर हो जाए, हम वापस साधन संपन्न हो जाएं, तो क्यों नहीं हम इनकी बात को मान लें। तो धीरे धीरे his teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover. Prompted यानी अपनाना और inhabitants यानी निवासी। तो यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने इनके नियमों को अपना लिया, और आसपास के जो 100 गांव थे उन्होंने भी ये डिसाइड कर लिया कि हमें अपने चारों तरफ की जो धरती है अब इसको हरा करना है, हम यहाँ पे खूब चारों तरफ पेड़ ही पेड़ चाहते हैं, हरियाली चाहते हैं। तो जो जंबाजी के जो फॉलोवर्स थे उनको नाम दिया गया बिश्नोईस। बिश्नोईस का मतलब होता है 29, 20 और 9। हिंदी में 20 और 9, 29 को 20 + 9 को 20 9 बोलते हैं, तो 20 9 से बना बिश्नोई। और ये जो बिश्नोई लोग थे जिन्होंने क्या किया कि पालन किया, एडहर्ड यानी पालन किया जंबाजी के पूरे 29 नियम्स को, जिन्होंने फॉलो किया उन सिद्धांतों को। दे preserved the trees around their village and protected blackbugs, chinkara, peafowl and all other birds and animals. Gradually their territory became covered by trees, their cattle had abundance browse, their land covered its fertility and Bishnois become a prosperous people. जब लोगों ने उनकी बात को मानना शुरू किया, उनकी सब चीज़ों का पालन किया, तो धीरे धीरे देखने में ये आया कि ये जो एरिया था यहाँ पर धीरे धीरे जो जानवर थे उनकी रक्षा करते करते यहाँ पे ब्लैक बग, चिंकारा, पीफॉल का मतलब होता है एक मोर की प्रजाति की, बारासिंगा, कृष्ण मृग और ये सब चीज़ें, यहाँ के पशु पक्षी जो थी धीरे धीरे वापस बढ़ने लग गए और चारों तरफ यहाँ पे हरियाली फैलने लग गई, क्योंकि पेड़ काटे नहीं जाते थे और लोग नए पेड़ भी लगाते थे। तो ये जो एरिया था वो बहुत जल्दी फ्लरिश हो गया और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में, अबंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में यहाँ पे हरियाली, पेड़ पौधे और ग्रीनरी दिखाई देने लग गई। और जो वहाँ के जो बिश्नोई लोग थे जिन्होंने 20 धर्मों का पालन किया, उनको बिश्नोई कहलाने लग गए वो, और वो बहुत ही वहाँ के समृद्ध व्यक्ति बन गए। आगे देखिए, बट आउटसाइड देयर टेरिटरी ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, द लैंड वॉज स्टिल बीइंग stripped of its green cover and the desert was spreading. The 9th descendants of the Jambaji's contemporary Rao Jodhaji now occupied the throne of Jodhpur. अब इस तरह से ये जो नियम थे ये आगे चलते रहे और उनके जो अनुयायी थे वो इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ाते रहे। लेकिन आउटसाइड इस टेरिटरी यानी इस क्षेत्र के बाहर क्या देखने को मिला, टेरिटरी यानी क्षेत्र, कि वहाँ का जो आसपास का जो एरिया था इस क्षेत्र को छोड़ के वहाँ पर अभी भी रेगिस्तान जो था वो फैल रहा था, वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। तो जो 9th डिसेंडेंट थे जंबाजी के, जो कंटेम्प्रेरी थे राव जोधाजी, उनके जो 9th डिसेंडेंट का मतलब होता है 9वां उत्तराधिकारी जो थे, उन्होंने जोधपुर जो था उसका जो वो राजा बने और उन्होंने
गद्दी, थ्रोन यानी गद्दी, वहाँ की जो गद्दी थी वो उनको मिल गई और वो वहाँ के राजा थे। इन द 6th ईयर ऑफ हिज राइन, और जब वो उनके जो साम्राज्य था, जब वो राजा बने और उनका जब छठा साल चल रहा था राजा बनने के बाद में, उनके छठे साल में 1730 में, जब उनका शासन का छठा साल था 1730 में, महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ, अ ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ फेमस रेड sandstone of Jodhpur. This would need a lot of time. Limestone is of course quite abundant in this trace, but it had to be cured with the lime kilns, would need a lot of fuel. तो अब उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं अपने लिए एक महल बनवाऊँ, और वो महल बनवाने के लिए उन्होंने कहा कि जो प्रसिद्ध लाल पत्थर है उससे मेरा महल बनाया जाएगा जोधपुर में। जोधपुर का जो प्रसिद्ध लाल पत्थर है उसका मेरा महल बनाओ। तो अब समस्या ये आ गई कि वहाँ पे चूना पत्थर, लाइमस्टोन यानी जो चूना पत्थर था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, अबंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में भरा पड़ा था, लेकिन उस चूने पत्थर को साफ़ करने के लिए चूने पत्थर की क्लेंस यानी खानों की ज़रूरत थी, और उन खानों को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत थी यानी ईंधन की ज़रूरत थी। और वो ईंधन कहाँ से प्राप्त होने वाला था? लकड़ियों से। तो राजा की जो इच्छा थी उसको पूर्ति करने के लिए अब उनको ईंधन की ज़रूरत पड़ती, अगर उनको ये जो चूना पत्थर है इसकी अगर वो लगानी थी, भट्टियाँ, क्लेंस यानी भट्टियाँ लगानी थी। इट वॉज़ नॉट ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट। अब मरुस्थल में इतनी सारी लकड़ियाँ प्राप्त करना यानी इतना ईंधन प्राप्त करना कोई ईजी नहीं था। देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम द जोधपुर, लेकिन जोधपुर से सिर्फ 16 मील की दूर पर ही इन बिश्नोइयों का जो गाँव थे वो थे, और these people had accepted जम्बाजीज परसेप्ट नियरली 2.5 centuries ago। और 250 साल से ये लोग जो हैं ये जम्बाजी के उन उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए, उन नियमों को फॉलो करते हुए उनके अनुयायी बन गए थे। और यहाँ पर इन्होंने नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेज, और उन्होंने 100 की संख्या में अपने अपने गाँव में पेड़ लगा रखे थे, यानी यहाँ पे ये जो एरिया था ये पूरा पेड़ों से हरा भरा था। एंड देयर वॉज एक्सीलेंट लाइमस्टोन नियर टू नियर वन ऑफ देयर विलेजेस, और उनके गांव के पास में ही ये जो चूने पत्थर की जो पहाड़ियाँ थी, जो चूने पत्थर का जो अबंडेंस था यानी प्रचुर मात्रा में था, वो बिल्कुल उसके पास ही था, और इस गांव का नाम था खेजड़ाई। तो अभय सिंह के जो दीवान थे उन्होंने आदेश दिया कि लाइम क्लेंस बी स्टार्टेड नियर खेजड़ाली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस, की महल के निर्माण के लिए जो चूने पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी उस चूने पत्थर को इस खेजड़ाली गांव के पास से लिया जाए, और खेजड़ाली गांव से लकड़ियां काट के भट्टियों में डाल के और उसको प्योरीफाई किया जाए। तो जब ये जो खबर थी, अब इस तरह की खबर जब होती है, जब लोग पहुँचे वहाँ पर, वर्कर्स जो थे वो रेडी हो गए उन पेड़ों को काटने के लिए। बट व्हेन द वर्कर्स गेट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, कि जब वहाँ के जो वर्कर्स थे वो जब इन पेड़ों को काटने के लिए वहाँ पे गए तो दे फाउंड दैट द विश्नोईज वुड नॉट लेट देम टू टच द ट्रीज। उन्होंने देखा कि वहाँ के विश्नोईज उनको पेड़ों को हाथ ही नहीं लगाने दे रहे थे। दैट खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वॉज अ वॉयलेशन ऑफ देयर रिलीजन। उन्होंने ये कहा कि आप इन पेड़ों को नहीं काट सकते हो, क्योंकि ये जो अगर आप इन पेड़ों को काटते हो तो ये हमारे धर्म का अपमान है। एक तरह से देखा जाए तो आप हमारे धर्म का अपमान कर रहे हो और हम ऐसा नहीं करने देंगे। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर। द दीवान वॉज एनरेज्ड। वॉट इंसोलेंस! ही पर्सनली accompanied the workers on horseback to खेजड़ाली village and ordered that the trees be cut। तो जब ये बात दीवान जी तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि इस हिंसा का कोई मतलब नहीं है, वॉयलेशन यानी हिंसा का कोई मतलब नहीं है, और नहीं, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये हिंसा हम नहीं होने देंगे, हम इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। और एनरेज यानी उनको बहुत तेज गुस्सा आया। व्हाट इंसोलेंस! अब ये जो जैसे ही बात इनके पास में पहुंची, किसके पास? दीवान के पास पहुंची, तो वो गुस्से एनरेज हुए, इनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, व्हाट नॉनसेंस, मतलब इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। और वो खुद उन लोगों के साथ में जो मजदूर थे उनके साथ गए
और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ कि कौन तुम्हें पेड़ नहीं काटने देता। द एक्स वर रेज्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड। और जैसे ही लोग कुल्हाड़ी उठाई उनके वर्कर्स ने, तो सारा का सारा गांव ही आके वहाँ इकट्ठा हो गया, लोग इकट्ठे होने लग गए। दे बेग्ड देयर रिलीजन टू बी डिसेक्रेटेड। और उन्होंने ये कहा कि आप हमारे धर्म को अपवित्र मत करो। प्लीडेड यानी विनती करना। और उन्होंने विनती करी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज़ की हम संरक्षण कर रहे हैं इन पेड़ों का इतने सालों से, और हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स यानी पूर्वज जो थे, उन्होंने इनको पाला पोसा था पेड़ों को, तो आप हमारे साथ ऐसा मत करो। हमने इनको पाल पोस के बड़ा किया है। बट द दीवान वॉज डिटरमाइंड। लेकिन जो दीवान था उसने तो एकदम दृढ़ निश्चय कर रखा था कि नहीं, मुझे इन पेड़ों को कटवाना। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम क्लिन्स। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पेड़ काटे जाएंगे क्योंकि हमारे को चूना पत्थर की भट्टियों के लिए ईंधन की आवश्यकता है। एंड ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड। और उसने अपने जो मजदूर थे उनको कहा कि तुम लोग चलो, आगे चलो और ये पेड़ काटो। बट द बिश्नोईस वर डिटरमाइंड टू। लेकिन डिटरमाइंड मतलब होता है किसी चीज़ का दृढ़ निश्चय करना। और लेकिन जो बिश्नोई लोग थे वो भी पक्के थे, उन्होंने भी ये निश्चय कर रखा था कि हम इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे। अमंग देम वॉज अ वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा। उन्हीं के बीच में एक लेडी थी जो कहते हैं ना कि एक विविधता की मूर्ति लिए हुए थी, और उनका नाम था अमृता देवी, जो बिल्कुल ऐसे दृढ़ संकल्प थी कि नहीं, हम पेड़ तो किसी भी हालत में काटने ही नहीं देंगे। द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़। और वो कौन थी? वो रामखोड़ नाम का एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी। और उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे हम यहाँ पे आपको ये पेड़ नहीं काटने देंगे। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, शी सेड, एंड calling to her 3 daughters to join her, they clasped 4 of the trees। और उसने अपनी जो 3 बेटियां थी उनको भी बुला लिया, और उन्होंने क्या किया, तीनों ने एक पेड़ के चारों तरफ अपनी बाहों से पेड़ को पकड़ लिया। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर्ड दैट ऑल द 4 of them be cut down with the trees। अब दीवान ने आदेश दे दिया कि अगर ये ऐसे नहीं हटती हैं तो इनको भी पेड़ों के साथ में काट दो। द एक्स यानी कुल्हाड़ी फेल एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेस। और उन जो काटने वाले लोग थे उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई और पेड़ों के साथ उन तीनों चारों को भी काट दिया। अब ये देख के द बिश्नोईस वर नॉट बिकाउड। वो जो बिश्नोई थे उन्होंने कहा कि ये जो आप कर रहे हो ये बहुत ही गलत कर रहे हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे, और हम इन सब चीज़ों से डरने वाले नहीं, कोड यानी डरने वाले नहीं हैं। और धीरे धीरे मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हग द ट्रीज एंड to be cut down with them. The news of this massacre spread rapidly, and thousands of Bishnois rushed from 84 surrounding villages to help their brave brothers and sisters. Altogether, 363 Bishnois sacrificed their lives to guard their sacred heritage. अब हुआ ये कि जो ये इनकी पवित्र धरोहर थी, इसकी रक्षा के लिए जैसे ही इनको काटा गया, आसपास के सारे गांवों से 84 गांव, 84 गांव जो बिश्नोई थे, जो जंबाजी के नियमों को मानते थे, वो सारे के सारे वहाँ पे आ गए अपने बाकी जो लोग थे उनकी रक्षा, अपने पेड़ों को बचाने के लिए। और जब उनको ये पता चला कि इस तरह की घटना यहाँ पे घटित हो रही है, तो और वहाँ पे लोगों की भीड़ लग गई। और ये जो खबर थी, जो महाराजा के आदमी थे उन्होंने ये खबर महाराज तक पहुँचाई कि ऐसा करके घटना घटित हुई है। कहाँ पे? खिजराली गांव में। हु हैड नेवर इमेजिन दैट थिंग। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं, इमेजिन यानी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कुड कम टू सच अ पास व्हेन नाउ ट्रूली फ्राइटेंड। अब वो भी थोड़ा घबरा गए, और दे रश्ड बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैप्पीनेस टू अभय सिंह। और जो यहाँ के जो लोग थे वो घबराए हुए जब अभय सिंह के पास पहुँचे, उन्होंने उनको रिपोर्ट करी, तो अभय सिंह सॉ क्लियरली दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब कुड डू नथिंग इन फेस ऑफ सच मॉरल करेज। तब उन्होंने ये देखा कि इस नैतिक साहस, मॉरल करेज के सामने, तो जब औरंगजेब भी इस तरह के इनकी हिम्मत के सामने कुछ नहीं कर पाया था,
तो ये तो बहुत ही गलत हुआ, इस तरह का नरसंहार यहाँ पे हुआ है, ये मेरे राज्य में बहुत गलत बात हो गई। तो ही पर्सनली रोड टू खिजराली टू मेंड मैटर्स। इस मामले को देखने के लिए वो खुद खिजराली गांव में पहुंचे। एंड ही एश्योर्ड द वीपिंग एगोनिश mass of thousands of Vishnois that from now on he would fully respect their religious principles. A copper plate inscribed with the promise was presented to the Vishnois, and henceforth the inscription said to green trees, no green trees would ever be cut near Vishnoi village, nor would any animal be hunted in their vicinity. तो उन्होंने ये कहा, जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इस गलती को मानता हूँ और मैं बहुत ही उनको यहाँ के लोगों को जब उन्होंने आश्वस्त किया, एश्योर किया कि आप लोगों का दुख देख के वो लोग जो वीपिंग यानी रोते हुए लोगों को देखा, आक्रोशित मास यानी गुस्से से भरे हुए लोगों के झुंडों को देखा, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी भावना की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपके जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनको बिल्कुल भी उनके ऊपर किसी भी तरह की आँच नहीं आने दूंगा। और मैं एक ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट यानी ताम्रपत्र के ऊपर ये लिख के देता हूँ, इंस्क्राइब्ड यानी उस पर खुदाई की जाती थी। अगर राजा कोई बहुत बड़ा किसी को वचन देता था तो ताम्रपत्र पे लिख के दिया जाता था, उस पर खुदाई होती थी, इंस्क्राइब्ड यानी खुदाई की जाती थी, वो पूरी की पूरी बात उस पर लिख के। और उन्होंने वचन दिया और विश्नोईस को सांत्वना दी और उनको वो ताम्रपत्र प्रस्तुत किया कि मैं लिख के देता हूँ कि आपके इस इलाके में आज के बाद हरे पेड़ों को कोई भी नहीं काटेगा, किसी भी जानवर को कोई भी नहीं मारेगा। और ये जो आपका प्रांतीय क्षेत्र है, विसिनिटी यानी प्रांतीय क्षेत्र जिसमें आप लोग रह रहे हैं, इसमें आज के बाद ये नियम बना देता हूँ मैं कि कोई भी व्यक्ति ना ही तो किसी पेड़ को काट सकता है और ना ही वो किसी जानवर को मार पाएगा। और ये आदेश मैं देता हूँ। और ताम्रपत्र पर लिख के उन्होंने वो वचन विश्नोईस को दिया। 2.5 centuries have passed since this episode। इस घटना के 250 साल गुजर चुके थे। अब जो विश्नोईस थे वो अपने पेड़ों की वैसे ही रक्षा कर रहे थे, गिविंग सकर टू द वाइल्ड एनिमल्स। और सकर यानी मदद कर रहे थे, वो वहाँ के जो जंगली जानवर थे उनको और बाकी जानवरों को उन्होंने बचाया। और राजस्थान में यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे जानवर और पेड़ पौधे बहुत सुरक्षित हैं। हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 centuries। तो जो आसपास के एरिया से भी जो जंगली जानवर वहाँ आ जाते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जानवर का शिकार नहीं कर सकता, कोई भी उन पेड़ों को नहीं काटता। Everywhere else the green cover of the Indian subcontinent had been razed and continues to be destroyed at an ever accelerating pace। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि खाली इस एरिया को छोड़ के बाकी सब जगहों पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी भारतीय जो महाद्वीप है, उपमहाद्वीप है, उसमें खाली यही एक ऐसा इलाका है जिसको छोड़ के बाकी सब जो जगह हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। यानी वहाँ पे पेड़ भी काटे जाते हैं, जानवरों का भी शिकार किया जाता है। और वो जो है ये चीज़ें जो है एक्सेलरेटिंग पेस यानी धीरे धीरे ज़्यादा हुई हैं, सिर्फ इस एरिया को छोड़ के सब जगह बढ़ गई हैं। एंड thousands upon thousands of black buck that once roamed the Indian plains have all vanished without a trace। vanished यानी गायब हो जाना, without a trace यानी उनकी झलक भी देखने को नहीं मिलती। बाकी की जगहों पे ऐसा हुआ कि धीरे धीरे जो जानवर थे वो नष्ट हो गए, यहाँ तक कि गायब के समान ही हो गए, सिर्फ इस एरिया को छोड़ के। बट नियर द फ्यू विश्नोई विलेजेस द ग्रीनरी नॉट ओनली परसिस्ट बट ऑल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज एंड अराउंड देयर विलेजेस द ब्लैक बक्स रोम एज फ्रीली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कनव। अकबर वॉज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ट्स। अब ये कहा जाता है कि आसपास की सब जगहों पे तो ये सब वैनिश हो गया, लोग जो हैं वो शिकार भी करते हैं, पेड़ों को भी काटते हैं, लेकिन खाली खिजराली जो गांव है, जो आसपास के जो गांव हैं, वहाँ पे लोगों ने हरियाली बढ़ा दी, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। और यहाँ पर जो हिरन हैं वो इतने आराम से विचरण करते हैं, जैसे कालिदास के ज़माने में आश्रम हुआ करता था कि जब कण्व साधु जो थे उनका जो आश्रम था उसमें जिस हिसाब से हिरन विचरण करते थे, वैसे इस एरिया में अभी भी विचरण करते हैं। और जब अकबर यहाँ आए थे तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ था ये देखकर
कि यहाँ पे काले हिरन ऐसे एकदम मस्ती से घूम रहे हैं और कोई उनको शिकार नहीं कर रहा, वो बेपरवाह फियरलेस, उनको किसी तरह का डर नहीं है। तो ये देख के उन्होंने भी आश्चर्यचकित हुए थे, उन्होंने भी आश्चर्य जाहिर किया था। टू सी दिस हर्ड्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बग्स नियर बिश्नोई टेम्पल्स, और बिश्नोई मंदिरों के आसपास ये हिरन जो थे वो फुदकते दिखाई दिए थे। पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर एट विटनेसिंग अ सीन फ्रॉम सतयुग। उन्होंने कहा कि ये इस तरह का जो नज़ारा है ये तो खाली सतयुग में देखने को मिला होगा, कण्व जब साधु थे उनके आश्रम में, लेकिन मेरे को यहाँ पर भी इस युग में भी, कलयुग में भी जब ये देखने को मिला तो बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि इस कलयुग में, इस करप्ट समय में, यानी जब यहाँ पे सब कुछ अलग तरीके से हो गया, यानी सतयुग में तो बहुत अच्छा युग माना जाता था, और ये उसका बिल्कुल विपरीत होते हुए भी यहाँ पे इतनी बढ़िया तरीके से जानवर और पेड़ पौधे हरियाली देख के वो बहुत आश्चर्यचकित हुए थे। द साइट इज़ इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस टुडे दैट इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर 4 centuries ago, for the Vishnuyis continue to hold on to their magnificent obsession to this day. At the village Khejrali, where the Vishnuyis pass the supreme test of fire, there is once ancient Khejri trees which escaped that massacre. कि यानी ये जो नज़ारा था जो अकबर ने देखा वो आज भी आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि जो राजा अकबर के समय जो 400 साल पहले जो नज़ारा देखने को मिलता था उससे ज़्यादा बढ़िया नज़ारा अब हो गया, क्योंकि यहाँ पे और भी ज़्यादा शानदार तरीके से अत्यधिक मात्रा में जो लोग हैं वो पेड़ लगा रहे हैं। और अत्यधिक विचार करने वाली बात यह है कि आज के टाइम पे भी जो खिजराली गांव है उसमें सर्वश्रेष्ठ एक अग्नि नृत्य, टेस्ट ऑफ फायर होता है, जिसमें जो प्राचीन खेजड़ी क्यों होता है, ये जो एक प्राचीन खेजड़ी पेड़ जो था, जो उस समय एस्केप बच गया था, मैस्केर यानी उस समय जो नरसंहार हुआ था, जब 363 विश्नोईस ने अपनी जान गंवा दी थी, जब उन्होंने अभय सिंह ने के कहने पर जब दीवान ने जब पेड़ों को काटा था तो 363 विश्नोईस ने अपनी जान गंवा दी थी, अपना बलिदान दिया था जान का, और अपने पेड़ों की रक्षा करी थी। तो वो जो 363 के बाद जो अगला पेड़ कटने वाला था वो ये पेड़ था जो अब बहुत बड़ा हो चुका है और अभी भी वो पेड़ है। तो उस पेड़ को ये लोग बहुत पवित्र मानते हैं। 2 years ago the Vishnuyis planted 363 more trees around it in its memory of 360 martyrs। और उस पेड़ के चारों तरफ जो विश्नोई समाज के जो लोग हैं उन्होंने 363 पेड़ों को वापस यहाँ पे लगाया, उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। और अब वो बीइंग नर्चर्ड विथ लव, और अब उनको पेड़ों को वो बहुत ही प्यार से पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। दे आर ग्रोइंग फास्ट, और वो बहुत जल्दी से बढ़ भी रहे हैं। अब हर एवरी ईयर देयर इज़ अ रिलीजियस फेयर, हर साल एक धार्मिक मेला यहाँ पे लगता है एट द स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून, यानी पूर्णिमा से 5 दिन पहले ये मेला शुरू होता है भाद्रपद के महीने में, और 5 दिन तक चलता है। इट इज़ एन ओकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एटलीस्ट वंस इन दिस हिज लाइफ टाइम। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को पेड़ों से प्यार है उन्हें इस मेले में ज़रूर एक बार आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से लोग जो हैं वो इन अपने पेड़ों की रक्षा कर रहे हैं। माधव गडगिल जो हैं उनके द्वारा ये पूरा पाठ लिखा गया है। माधव गडगिल के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो जो ऑथर हैं माधव गडगिल बॉर्न 1942, उनका 1942 में जन्म हुआ था। वो एक इकोलॉजिस्ट हैं, इंडियन इकोलॉजिस्ट, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वो, एकेडमिशियन, राइटर, कॉलमिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ द सेंटर ऑफ फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को ध्यान रखनी है, और इस चैप्टर को बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ आपको पूछना हो, तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए लेके आऊँगी। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो
ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स। और मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छा करें एंड गुड लक। और सबसे लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा हो, आपको सब समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that others also can get benefit from it. So okay, bye bye, have a nice day, thank you.